नमस्कार। आज मैं मानचित्र का अध्ययन करा रहा हूँ आपको, विश्व के मानचित्र का। इसके पहले मैंने ब्रह्मांड, सौरमंडल, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी पर ऋतुएं, ज्वार भाटा, पृथ्वी की गतियाँ जैसे 5-6 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए। अगले अध्याय जो भूगोल में आने वाले हैं इसके बाद, यानी ब्रह्मांड से लेकर अक्षांश देशांतर तक जो मैंने पढ़ाया, अब जो अगले अध्याय आने वाले हैं भूगोल के, वो वास्तव में पृथ्वी के महाद्वीपों और महासागरों से संबंधित अध्याय है। चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे खाइयाँ हो, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे खनिज क्षेत्र हो, सबके बारे में आप जो भी पढ़ेंगे वो इन महाद्वीपों और महासागरों से संबंधित है। जरा कल्पना कीजिए, आप विश्व के मानचित्र से परिचित ही नहीं है और मैं आपको खनिज वाला अध्याय पढ़ा रहा हूं। मैं अगर कह रहा हूं कि यूक्रेन में फला क्षेत्र या डोनबास कोयला क्षेत्र यूक्रेन में है, तो आपके दिमाग में मानचित्र बसा हुआ होना चाहिए ताकि आप नाम आते ही ताड़ लें कि फला स्थल मानचित्र में कहाँ है, ये देश कहाँ बसा हुआ है। तो भूगोल के अगले अध्याय आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप मानचित्र को न समझ जाए भली भांति। चाहे मेरे साथ या कहीं और से, आपको मानचित्र समझना ही होगा। बिना मानचित्र को समझे भूगोल अध्ययन का कोई मतलब ही नहीं है। बिना मानचित्र को अच्छे से समझे भूगोल को पढ़ने का कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मैं अक्सर लड़कों से सुनता हूं कि कहते हैं कि सर मैं अध्यायवार खत्म तो करते जा रहा हूं लेकिन मुझे खास समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। उसका समाधान यहाँ है। मैं विश्व मानचित्र आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाऊंगा, उसकी विशेषताओं के बारे में बात करूंगा। इसको आप समझ लीजिए, फिर जो भी भूगोल के अध्याय आएंगे, पर्वत, पठार, नदी, झील, कृषि क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, दुनिया का औद्योगिक विकास, समुद्री धाराएं, जो भी मैं बात करूंगा, पढ़ाऊंगा, आप उसे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। मैं एशिया के मानचित्र पर अलग अध्ययन कराऊंगा, यूरोप के मानचित्र पर अध्ययन कराऊंगा, इसके बाद अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सबके मानचित्र पर बारी बारी अध्ययन कराऊंगा। मेरे एक वीडियो में एक महाद्वीप के मानचित्र का अध्ययन होगा। यानी अगर आप 7 महाद्वीपों में से अंटार्कटिका को छोड़ दें, 6 महाद्वीपों को ले लें, तो इन 6 महाद्वीपों पर मैं 6 वीडियो तैयार करूंगा आपके लिए, ताकि आप बारी बारी इन 6 वीडियो को एक बार अगर देख लेंगे तो बिना, अगर बाकी अध्याय आप न भी पढ़ते हैं भूगोल के, अगर आप इन 6 वीडियो को अलग अलग देख लेंगे, जैसे आज एशिया पर वीडियो है, आज का जो भी क्लास है ये एशिया पर है, तो इन 6 महाद्वीपों से संबंधित 6 वीडियो अगर आप मेरा अध्ययन कर लेंगे तो यकीन मानिए 50% विश्व भूगोल के 50% सवाल तो आप बिना कोई चैप्टर पढ़े हल कर लेंगे। ये मेरा दावा है। किसी भी लड़के से आप आगे रहेंगे एग्जाम हाल में। एग्जाम हाल में आपके तर्कस में तीर नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र होगा। अगर डायरेक्ट कोई सवाल आपको नहीं भी आ रहा है तो मानचित्र जब एक बार अपने दिमाग और दिल में आप अच्छे से बसा लेंगे तो यकीन मानिए सही उत्तर तक पहुंचते आपको देरी नहीं लगेगी। यही वो कमी है, यही वो लैग करता है जिसके चलते आप गलतियां अधिक करते हैं भूगोल के प्रश्नों में। जबकि भूगोल एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बशर्ते मानचित्र अच्छे से पढ़ लें। तो आइए पहले महाद्वीपों का परिचय ले दें, ग्लोब का। दुनिया जो है कि 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों से बनी है। मैंने शुरुआत कर दिया है। दुनिया 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों से बनी है। पहले 7 महाद्वीप देख लें। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, आप जानते होंगे, लेकिन मैं शुरुआत से शुरू कर रहा हूं। मैं एक एक चीज बताऊंगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका। फिर से रिपीट कर रहा हूं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव पर महाद्वीप है जिसे हम अंटार्कटिका कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर कोई महाद्वीप नहीं है।
उत्तरी ध्रुव पर, आप इसे ग्लोब समझिए, जैसे गोलाकार ग्लोब, तो उत्तरी ध्रुव पर कोई महाद्वीप नहीं है, वहां पर जल राशि का विस्तार है। तो 7 महाद्वीप मैंने बताए। 5 महासागर कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का ये पूर्वी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा किधर है? ये, इसे आप ग्लोब पर देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। ये पूर्वी है और ये उस ठीक इसके पश्चिम में कल्पना कर लीजिए, ठीक इसके पश्चिम में आप विस्तार कर लीजिए, कल्पना ही तो है भूगोल। तो ये हो गया प्रशांत महासागर अर्थात पैसिफिक ओशन। ये हो गया अमेरिकन महाद्वीपों के पूर्व में जो महासागर है, अमेरिकन महाद्वीपों के पूर्व में और अफ्रीका यूरोप के पश्चिम में एस की आकृति बनाता है। ये एस की आकृति, इसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं या अंध महासागर भी कहते हैं। क्या? अटलांटिक या अंध महासागर। तीसरा महासागर है इंडियन ओशन अर्थात हिंद महासागर। इसके अलावा अंटार्कटिका के पास जो महासागर है उसे हम अटलांटिक ओशन कहते हैं। सॉरी, गलती से मैंने यहां लिख दिया है, अंटार्कटिका कहते हैं। अंटार्कटिका, दक्षिणी जो महासागर है उसे अंटार्कटिका कहते हैं दक्षिणी ध्रुव के पास, और उत्तरी ध्रुव के पास जो महासागर है उसे हम आर्कटिक कहते हैं। ARCTIC, आर्कटिक। तो ये हो गए 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। ये हो गए 5 महासागर और 7 महाद्वीप। मैप में काफी कुछ लिखा जा चुका है, तो कुछ मैं लिख सकूं इसके लिए मैं महासागरों के नाम मिटा दे रहा हूं ताकि मुझे लिखने के लिए जगह शेष रहे। मैंने महासागरों का नाम मिटा दिया ताकि मैं कुछ भी, कोई शब्द हो सकता है मेरा बोला हुआ आपको समझ ना आए, उसे लिखना जरूरी है, इसलिए मैंने महासागरों के नाम मिटा दिए। अब मेरे पास जगह है, मैं लिख सकता हूं। कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। मैं जो भी बोल रहा हूं वो आपके लिए नोट्स है, आप उसे नोट करते जाएंगे और साथ ही मानचित्र में देखेंगे। मानचित्र देखने के लिए ब्लैक बोर्ड के मानचित्र का भी सहारा लेंगे, और अगर अधिक स्पष्टता से देखना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अपने रूम में आप विश्व मानचित्र टांग लीजिए, एक राजनीतिक मानचित्र और एक भौतिक मानचित्र, दोनों मानचित्र रूम में टांगिए। तो आप मेरे ब्लैक बोर्ड के मैप को भी देखेंगे और अपने दीवार पर टंगे हुए मैप को भी, और संभव हो तो एटलस में भी उसे देखेंगे। मैं जिस जगह की भी बात करूंगा, अगर स्पष्टता से आप पढ़ना चाहते हैं मैप, तो वैसे तो 90% चीजें मैं आपकी यहाँ समझ में आ जाएंगी, लेकिन 10% अगर आप स्पष्ट चाहते हैं तो आपको एटलस या अपने रूम का मानचित्र साथ साथ देखना होगा। मैं जो भी बोलूंगा वो आपके लिए क्रमशः नोट है, उसे आप क्रमशः नोट करते जाइए। वीडियो तेज चले तो पॉज करके सुनिए, रिवाइंड करके सुनिए। आइए, 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? कौन सा नजर आ रहा है? एशिया। आप कहेंगे एशिया और यूरोप तो एक साथ जुड़ा हुआ है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया और यूरोप अलग अलग महाद्वीप नहीं है, इनका विभाजन कर दिया गया है। विभाजन करने के लिए कुछ भौगोलिक आधार लिए गए हैं, कुछ लक्षण ले लिए गए हैं। है एक ही भूमिखंड, यहाँ स्पेन है, स्पेन से लेकर रसिया के पूर्वी भाग तक एक ही भूमिखंड है, लेकिन बीच में हमने एक काल्पनिक लाइन मान ली है। उस काल्पनिक लाइन के पूर्व में एशिया है और उस काल्पनिक लाइन के पश्चिम में यूरोप है। वो काल्पनिक लाइन हमने निर्धारित कैसे की? तो रूस में एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसको हम कहते हैं यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के समानांतर एक लाइन खींची गई है। यूराल पर्वत जहां खत्म होता है उसके बाद कैस्पियन सागर तक, यह कैस्पियन सागर। यूराल पर्वत के बाद कैस्पियन सागर, और कैस्पियन सागर के बीचों बीच पार करते हुए पश्चिम में काला सागर। यानी यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, इसे हम भूमध्य सागर कहते हैं। अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ यूरोप के दक्षिण में जो सकरा सागर है, ये सकरा, ये देखिए अटलांटिक से, इसमें जहाज लेके आप जा सकते हैं, इसे भूमध्य सागर कहते हैं, मेडिटेरेनियन सी। तो यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर होते हुए भूमध्य सागर तक एक लाइन खींची गई है। उसके पश्चिम में यूरोप है, ईयू, ईयू अर्थात यूरोप, और उसके पश्चिम में
सॉरी उसके पूर्व में एशिया है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? क्या इसे आप कितना रटेंगे? क्या सब कुछ रटा जा सकता है? नहीं, लेकिन इसे मैप से आप समझ लेंगे तो आसान हो जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया के बाद दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। नॉर्थ, एन मतलब नॉर्थ, नॉर्थ अमेरिका। तीसरा बड़ा महाद्वीप चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। एस मतलब साउथ, एम मतलब अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद उसके बाद सबसे बड़ा महाद्वीप आपका अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप है। छठवां यूरोप। सातवां बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। मैंने 7 महाद्वीपों की बात की। इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, आप यह नाम पढ़ सकते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप हैं। इन महाद्वीपों पर कुछ बड़े बड़े देश हैं। उन बड़े देशों के बारे में आप जान जाएंगे तो मुख्य रूप से भूगोल में उन्हीं बड़े देशों का नाम बार बार आएगा। चाहे आप पहाड़ पढ़ें, चाहे खनिज क्षेत्र पढ़ें, चाहे झील पढ़ें, चाहे कृषि क्षेत्र पढ़ें, चाहे औद्योगिक विकास पढ़ें, उन बड़े देशों का ज्यादा नहीं है, 8-10 देश हैं। उनके बारे में उनका नाम जान जाइए, उनकी अवस्थिति हमेशा मदद करेंगे। बाकी देशों के बारे में आप अपने मैप में झांक सकते हैं, अपने एटलस में आप देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका में 3 प्रमुख देश हैं। कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है। हम सभी महाद्वीपों पर अलग अलग मानचित्र में बात करेंगे। यहाँ एक संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। उत्तरी अमेरिका में 3 प्रमुख देश हैं। कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील के बाद एक प्रमुख देश अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना यहाँ पर है। ये है ब्राजील सबसे बड़ा देश और ये है अर्जेंटीना। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस का विस्तार केवल एशिया तक ही नहीं है, बल्कि रूस का विस्तार चला गया है यूरोप तक। रूस केवल एशियाई देश नहीं है, बल्कि यूराल पर्वत के पश्चिम में भी रूस का विस्तार है। रूस का विस्तार ये है, मोटा मोटा समझ लीजिए। रूस यहां से लेकर एशिया के सबसे पूर्वी छोर तक विस्तृत है। तो एशिया का सबसे बड़ा देश रसिया, चाइना, चाइना के दक्षिण में भारत। मैप में हमेशा राइट साइड में पूरब होता है और लेफ्ट साइड में पीछे क्या होता है? पश्चिम होता है। मैप में हमेशा ऊपर उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो एशिया का जो बड़ा देश है रसिया है, रसिया के दक्षिण में चाइना है, चाइना के दक्षिण में भारत। ये एशिया के बड़े देश हैं। अफ्रीका में कोई बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया। नाइजीरिया आपका यहाँ पर बसा हुआ है। नाइजीरिया बड़ा देश है। मिस्र इसका एक बड़ा देश है। ये जो घेरा गया है ये मिस्र है, ये नाइजीरिया है। और दक्षिण में एक देश है दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका के 3 प्रमुख देश हैं, एक मिस्र, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका। आप मैप में मेरे साथ साथ देखते रहिए अपने एटलस में। ऑस्ट्रेलिया है तो बड़ा महाद्वीप, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक ही देश है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई दूसरा देश नहीं है। सारा ऑस्ट्रेलिया एक ही राष्ट्र के अंतर्गत है। ऑस्ट्रेलिया में भी चूंकि ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तानी है, मरुस्थली है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, हमने कहा ना मैप में इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम।
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया रेगिस्तान बसा हुआ है, खनिज क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया की 80% आबादी पूर्वी तट के साथ रहती है। ये पूर्वी तट देख रहे हैं, सभी शहर ऑस्ट्रेलिया के, चाहे आप मैप में देखिए, अपने एटलस में खुल गया मानचित्र में, सिडनी, कैनबरा और मेलबर्न, सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न, जितने भी शहर हैं ये पूर्वी तट के साथ साथ हैं। ऑस्ट्रेलिया की 80% आबादी पूर्वी तट के साथ रहती है, पश्चिमी तट पे आबादी बहुत नहीं है। हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में अलग से बात करेंगे, जैसे सभी महाद्वीपों पे। आज जो बात होगी वो एशिया महाद्वीप पर होगी। हमने परिचय कराया सभी महाद्वीपों से आपका। आज का अध्याय और ये वीडियो एशिया महाद्वीप पर, सिर्फ एशिया महाद्वीप पर केंद्रित रहेगा। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया कहां से कहां तक है, यहाँ पे फिलहाल ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे दिखा दे। इस छोर से लेकर भूमध्य सागर तक, ये भूमध्य सागर है, अटलांटिक महासागर जुड़ा हुआ भूमध्य सागर तक, और भारत होते हुए ये इंडोनेशिया के द्वीप है। यहाँ तक, यहाँ तक जो द्वीप दिखाई दे रहे हैं ये इंडोनेशिया के द्वीप है। इंडोनेशिया के द्वीप, चाइना, रसिया और अरब प्रायद्वीप जो सऊदी अरब है, भारत होते हुए इंडोनेशिया, ये पूरा हिस्सा, यानी ये जो लाइन देख रहे हैं यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर, इसके पूर्व का हिस्सा जो है पूरा सारा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर तक एशिया है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दुनिया की सभी जो मानव सभ्यताएं हैं उनका उद्गम एशिया की ही नदी घाटी में हुआ। दुनिया की अधिकतर महाद्वीप जो मानव सभ्यताएं हैं प्राचीन, जब मानव सभ्यता के रूप में विकसित होना शुरू हुआ तो उनका विकास एशिया की ही नदी घाटियों में हुआ। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान में थोड़ा, थोड़ा भारत में, थोड़ा पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी घाटी में विकसित हुई? सिंधु नदी में, इसीलिए इसे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। और एक प्रमुख सभ्यता एशिया की, नाम बताइए। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता। ये भारत देख रहे हैं, भारत के पश्चिम, उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के पश्चिम में कौन सा देश है? आप मैप में देखिए, अपने रूम में जो टंगा मानचित्र है, पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान है, ईरान के पश्चिम में इराक है। भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, ये चारों देश क्रम से बसे हुए हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान, ईरान के पश्चिम में इराक। इराक को ही प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता था। जो इराक है, जहां का सद्दाम हुसैन था, उसी को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो मेसोपोटामिया में भी एक सभ्यता थी, जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, वैसे ही मेसोपोटामिया में भी एक सुमेरियन सभ्यता थी। सुमेरियन सभ्यता का विकास दजला और फरात नदियों की घाटी में हुआ था। आप मानचित्र में ध्यान से देखेंगे, अपने रूम में टंगे हुए, तो उसमें ध्यान से देखेंगे दजला और फरात नदियां आज भी हैं। मानचित्र में नदियां नीले कलर की लाइन से दिखाई गई होती हैं। जब आप अपने मानचित्र में नदियों को देखेंगे तो नीले कलर की जो लाइन होती है पतली से पेन की तरह खींची हुई, वो नदियां उससे प्रदर्शित की जाती हैं। बगल में नीले कलर से नाम भी नदी का लिखा होता है लाइन के बगल में। आप देख सकते हैं ईरान, इराक में दजला और फरात नदियों की लाइन आप ढूंढ सकते हैं। तो दजला फरात नदियों की घाटी में विकसित हुआ था मेसोपोटामिया का सुमेरियन सभ्यता। तो इसीलिए एशिया को हम सभ्यताओं का पालना कहते हैं। विषुवत रेखा को देख रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। विषुवत रेखा के बारे में जानकारी अधिक पूछी जाती है मैप से। तो विषुवत रेखा दक्षिण अफ्रीका से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से गुजरती है, अफ्रीका से गुजरती है और एशिया से गुजरती है। विषुवत रेखा 3 ही महाद्वीपों से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। चूंकि अभी हम एशिया पढ़ रहे हैं तो यहां पर एशिया से संबंधित जानकारी ही बताई जाएगी। आप ध्यान से देखिए, अफ्रीका के पूर्व में विषुवत रेखा एशिया के कितने देशों से होकर गुजरती है? कभी आपने इस बात पर ख्याल किया है या मानचित्र में देखा है? हो सकता है आप जानते भी हो। विषुवत रेखा एशिया के केवल 2 देशों से होकर गुजरती है। ये डॉट डॉट देख रहे हैं आप,
भारत के दक्षिण में जो डॉट डॉट है ये मालदीव है। हमने बड़ा बना दिया है इसे ताकि आपको दिखाई दे, ये मालदीव है। मालदीव और उसके पूर्व में इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों से मिलकर बना है। सभी द्वीप दिखाना संभव नहीं है, हमने सिर्फ बड़े द्वीप दिखाए हैं। तो इंडोनेशिया के जो बड़े द्वीप हैं यहां से लेकर ये सारे इंडोनेशिया के द्वीप हैं यहां तक 1 2 3 4 5। हमने इंडोनेशिया के 5 बड़े द्वीप दिखाए, नाम बाद में बताएंगे। 1 2 3 4 5। तो विषुवत रेखा मालदीव और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, यानी एशिया के 2 ही देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है, मालदीव और इंडोनेशिया। अब अगर मैं कहूं कि एशिया की कौन सी राजधानी विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है, एशिया की कौन सी राजधानी, किस देश की राजधानी या कोई भी राजधानी एशिया के सबसे नजदीक है, तो आप कहेंगे या तो मालदीव का होगा या इंडोनेशिया का होगा। मालदीव की राजधानी माले है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। आप कहेंगे या तो माले नजदीक होगा या जकार्ता नजदीक होगा, क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा इन्हीं 2 देशों से होकर गुजरती है। गलत। न इस देश की राजधानी सबसे नजदीक है मालदीव की और न ही इंडोनेशिया की। ये पूछा हुआ प्रश्न है, आईएएस के प्रीलिम में आया था, उस साल में दिया था, ये प्रश्न आया था, मैंने अपनी कुशलता से सही किया था, जबकि ये प्रश्न टफ था। ये है भारत। भारत के पूर्व में दक्षिण पूर्वी देश कहते हैं इनको, सॉरी हाँ दक्षिण पूर्वी देश। दक्षिण पूर्वी देश में आप मानचित्र में अपने देखिए, भारत के पूर्व में म्यांमार है, म्यांमार के पूर्व में आप थाईलैंड देखेंगे, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, सॉरी वियतनाम, 4-5 देश हैं यहाँ पे भारत के पूर्व में। म्यांमार, उसके पूर्व में थाईलैंड, फिर लाओस, फिर कंबोडिया, फिर वियतनाम। इसके दक्षिण में ये जो निकला हुआ हिस्सा है उंगली की तरह, ये वाला हिस्सा है, ये जो नीचे दक्षिण में लटका हुआ हिस्सा है, ये मलेशिया है। आप मानचित्र में देखिए अपने, ये मलेशिया है। मलेशिया के सबसे दक्षिणी छोर पर एक देश बसा हुआ है यहाँ पे, गोल सा डॉटेड, उस देश को हम सिंगापुर कहते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सबसे नजदीक पड़ता है विषुवत रेखा की। एशिया का कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है? मैं एशिया की बात कर रहा हूं। एशिया का वह राजधानी जो विषुवत रेखा के सबसे नजदीक है वो सिंगापुर है। क्यों? माले क्यों नहीं नजदीक है? मालदीव की राजधानी माले यहां पर है। देखिए कौन नजदीक है, आप अपने मानचित्र में भी देखिए, मैंने शुरू में ही कह दिया ये इंडिकेशन है, लेकिन ध्यान से देखेंगे आप अपने मानचित्र में, सिंगापुर सबसे नजदीक है। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जो जकार्ता है इस द्वीप पर है, यहाँ पर है। देखिए विश्व से काफी दूर है, माले भी दूर है, जकार्ता भी दूर है, सिंगापुर काफी नजदीक है। तो सवाल है कि जकार्ता कौन से द्वीप पर है? तो मैं इंडोनेशिया के द्वीपों के नाम बता दूं। इंडोनेशिया का सबसे पश्चिमी द्वीप, इसे आप कहते हैं सुमात्रा। इसके पूर्व में जावा। इंडोनेशिया का ये सबसे बड़ा द्वीप जो आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं बोर्नियो। ये है सुलावेसी और ये है न्यू गिनिया कहते हैं इस द्वीप को, न्यू गिनिया। फिर से दोहरा दूं, सुमात्रा, जावा पर इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता कहते हैं राजधानी को, बोर्नियो, सुलावेसी और न्यू गिनिया, ये 5 इंडोनेशिया के बड़े द्वीप हैं। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? फिर से बता दूं कि इंडोनेशिया 13,000 द्वीपों का देश है। इंडोनेशिया में 13,000 द्वीप हैं, इनमें से 6,000 द्वीपों पर आबादी रहती है। ये 5 इंडोनेशिया के बड़े द्वीप हैं। राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर है। बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो, सवाल पूछा जाता है कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आप कहेंगे बोर्नियो। लेकिन बोर्नियो केवल इंडोनेशिया के कब्जे में नहीं है, बोर्नियो पर 3 देश बसे हुए हैं। ध्यातव्य है, गौरतलब, इसे ध्यान से देखिए, बोर्नियो द्वीप पर 3 देश बसे हुए हैं। इसका जो दक्षिणी वाला हिस्सा है उस पर तो इंडोनेशिया का अधिकार है। इसका जो पश्चिमी वाला हिस्सा है, यह है ना, कौन सा देश है ये जो उंगली की तरह लटका हुआ सिंगापुर के ऊपर,
सिंगापुर के ऊपर जो देश है मलेशिया है, इसे मलाया प्रायद्वीप कहते हैं। क्या? मलाया प्रायद्वीप, मलेशिया। तो बोर्नियो का पश्चिमी वाला हिस्सा मलेशिया के अंडर में है, यानी यहाँ पर किसका राजनीतिक अधिकार है? मलेशिया का। दक्षिणी भाग पर इंडोनेशिया का अधिकार है। ये जो पूर्वी भाग है, डॉट डॉट दिखा दे रहा हूँ, पूर्वी भाग बोर्नियो है, सॉरी पूर्वी भाग को कहते हैं, एक मिनट, हाँ बोर्नियो से मिलता जुलता रहा है ब्रुनेई। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो। बोर्नियो पर 3 देशों का अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। 3 देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। इसके पूर्व में सुलावेसी द्वीप है। इंडोनेशिया का सबसे पूर्वी द्वीप न्यू गिनिया कहलाता है। न्यू गिनिया का जो पश्चिमी भाग है वो इंडोनेशिया का है। ये जो पश्चिमी भाग है वो इंडोनेशिया का है, लेकिन न्यू गिनिया द्वीप का जो पूर्वी भाग है इसको हम कहते हैं पापुआ न्यू गिनी। यानी जो न्यू गिनिया द्वीप है इस पर 2 देश हैं, पश्चिमी क्षेत्र में इंडोनेशिया है और पूर्वी क्षेत्र में पापुआ न्यू गिनी है। ओके, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी। क्षेत्रफल में दुनिया के 7 देशों के नाम बताइए तो जरा। दुनिया के 7 बड़े देश बताइए क्षेत्रफल में। सबसे बड़ा देश रूस। दूसरा सबसे बड़ा देश रूस के ठीक पश्चिम में कनाडा। तीसरा सबसे बड़ा देश चाइना। चौथा सबसे बड़ा देश यूएसए। ये अक्सर भूल जाता है कि कैसे याद रखें। रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए। रूस सबसे बड़ा देश, दूसरा क्षेत्रफल बड़ा देश कनाडा, फिर वापस आते हैं चाइना, यूएसए। आप जेड का उल्टा बना दीजिए तो ये 4 देश बड़े तुरंत समझ में आ जाएंगे। जेड का उल्टा जब बनाएंगे तो ये है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए। मैप में भी आप देख लेंगे कि रूस पूर्व में है, कनाडा पश्चिम में है, चीन पूर्व में है, यूएसए पश्चिम में है। तो जेड का उल्टा बनाने पे ये आकृति उभर आएगी तुरंत। 4 जो बड़े देश हैं आपके दिमाग में आ जाएंगे, रूस, कनाडा, चाइना और यूएसए। 5वां बड़ा देश कौन सा है? 5वां बड़ा देश जो है दक्षिण अमेरिका में ब्राजील है। ये दुनिया का 5वां बड़ा देश है। 6वां बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, AUS अर्थात ऑस्ट्रेलिया। 7वां बड़ा देश हमारा देश है, इंडिया। दुनिया के 7 बड़े देश हैं रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। रूस, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इन 7 बड़े देशों में जो दुनिया के 7 बड़े देश है क्षेत्रफल में, कितने देश एशिया के हैं? रूस एशिया का देश है, चाइना एशिया का देश है और इंडिया एशिया का देश है। 7 बड़े देशों में 3 बड़े देश एशिया के हैं। ये सारा कुछ आप नोट करेंगे, लिखते जाइए। एशिया का सबसे पूर्वी देश कौन सा है? पूर्व इधर है, पश्चिम इधर होता है। एशिया का सबसे पूर्वी देश कौन सा है? मैप में देखिए, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यहां तक चला आया है। एशिया का सबसे पूर्वी देश ऑस्ट्रेलिया। एशिया का सबसे पश्चिमी देश, हमें वो लाइन देखनी होगी जो यूरोप को विभाजित करती है, ये काल्पनिक लाइन। इस लाइन का सबसे पश्चिमी छोर यहां तक आता है, यानी यहां तक एशिया है। तो सबसे पश्चिमी ये वाला जो एशिया का भाग है, इसके उत्तर में तो यूरोप है और इस लाइन के दक्षिण में तुर्की है। ये तुर्की एशिया का देश है, यहां से लेकर यहां तक।
ये तो काला सागर है, ऊपर गोल गोल जो नीला वाला घेरा ये तो काला सागर है, अर्थात वो तो जल राशि है, पानी है। काला सागर, काला सागर के दक्षिण में जो देश है वो तुर्की है। तुर्की एशिया का सबसे पश्चिमी देश है। एशिया का सबसे उत्तरी देश बताने की आवश्यकता नहीं है, रूस। एशिया का सबसे दक्षिणी देश, सबसे दक्षिण में लाइन खींचते हैं, कौन सा सबसे दक्षिण में आता है? इंडोनेशिया ही, यानी इंडोनेशिया एशिया का सबसे पूर्वी देश भी है और सबसे दक्षिणी देश भी है। देखिए मालदीव ऊपर है, इंडोनेशिया नीचे तक चला गया है। सबसे पूर्वी देश इंडोनेशिया, सबसे दक्षिणी देश इंडोनेशिया, सबसे उत्तरी देश रूस और सबसे पश्चिमी देश तुर्की, भूमध्य सागर से सटा हुआ। ये भूमध्य सागर है यहाँ तक, और तुर्की चला आया है यहाँ तक, ये पूरा तुर्की है। एशिया का सबसे पश्चिमी भाग पर तुर्की बसा हुआ है। तुर्की एशिया का सबसे पश्चिमी देश है। भूमध्य सागर में यहाँ एक द्वीप है बीचों बीच, उस द्वीप को क्या कहते हैं? साइप्रस। इस द्वीप पर एक देश बसा है, उसको क्या कहते हैं? साइप्रस। साइप्रस एशिया का ही हिस्सा है, लेकिन सबसे पश्चिमी देश साइप्रस नहीं है, सबसे पश्चिमी देश तुर्की है। क्यों? क्योंकि साइप्रस यहाँ पे और तुर्की यहाँ तक चला है, उसके पश्चिम तक चला है। देखिए तुर्की की पश्चिमी सीमा यहाँ तक है, तो सबसे पश्चिमी देश तुर्की है। लेकिन भूमध्य सागर में स्थित द्वीपीय देश साइप्रस भी एशिया का ही भाग है, लेकिन है कहाँ पे? भूमध्य सागर के बीचों बीच एक द्वीप पर है साइप्रस। साइप्रस की राजधानी क्या है? मैप में ढूंढ के बताइएगा आप कमेंट में। साइप्रस की राजधानी आप उत्तर बताइएगा मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। अगर ये प्रश्न आ जाए कि एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है, मेरे दिमाग में आ गया, बहुत जरूरी तो नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि आप मुझे किस हद तक फॉलो कर पाते हैं। एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी क्या है? आप कहेंगे सबसे पश्चिमी देश तुर्की है, तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। आप कहेंगे अंकारा सबसे पश्चिमी राजधानी होगी, नहीं, तुर्की की राजधानी अंकारा यहां पर है, और साइप्रस की राजधानी यहां पर है। तो एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी पश्चिम इधर होता है, एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी साइप्रस की राजधानी है। साइप्रस की राजधानी आप बताएंगे कमेंट में, या फिर इस उत्तर का जवाब आप दीजिए कि एशिया की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये हो गया पूर्वी पश्चिमी देश एशिया के। आबादी के हिसाब से दुनिया के 4 सबसे बड़े देश कौन से हैं? अभी तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा, आबादी के हिसाब से दुनिया के 4 बड़े देश। सबसे अधिक आबादी वाला देश आप जानते हैं चाइना, दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश इंडिया, तीसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश यूएसए, चौथा सबसे बड़ी आबादी वाला देश इंडोनेशिया। ये जो द्वीपीय देश इंडोनेशिया है, ये चौथा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। सबसे बड़ी आबादी चाइना की, उसके बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, तीसरी सबसे बड़ी आबादी अमेरिका की, चौथी सबसे बड़ी आबादी इंडोनेशिया की। यानी दुनिया की 4 सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से 3 देश एशिया के हैं। दुनिया की 4 सबसे बड़ी आबादी वाले देश लेंगे तो 3 देश एशिया के हैं, अर्थात चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया। ये मानचित्र की चीज नहीं है, लेकिन साथ साथ इतर चीजें भी जानते रहेंगे तो मानचित्र में दिलचस्पी आपकी बनी रहेगी लास्ट तक। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? थोड़ी देर पहले मैंने यहां लिखा था इंडियन ओशन, अर्थात हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये वाला द्वीप है, अफ्रीका के पूर्व में बसा हुआ है। अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर में एक द्वीप है, वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इसे हम कहते हैं मेडागास्कर, यानी हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये तो 7 महाद्वीप हैं, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का तो सबसे बड़ा मेडागास्कर है,
दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, यहाँ लिखा है ग्रीन अर्थात ग्रीनलैंड, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर लेकिन आबादी नहीं रहती है या बहुत कम आबादी रहती है, जनजाति रहती है, उन्हें हम एस्किमो कहते हैं। क्यों जनजाति क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ रहने लायक जीवन नहीं पाया जाता है, कठिन परिस्थिति होती है, बर्फ ही बर्फ रहता है, यहाँ पर मिट्टी ऊपर नहीं आ पाती, साल भर बर्फ का आच्छादन रहता है। क्यों? क्योंकि उत्तरी ध्रुव के पास है, सूर्य की किरणें पर्याप्त नहीं पहुंच पाती उत्तरी ध्रुव पर। इसके चलते यहाँ पर अधिकतर समय में अंधेरा रहता है और बर्फीला वातावरण रहता है। तो यहाँ पे जो जनजाति निवास करती है ग्रीनलैंड में, उसे हम एस्किमो कहते हैं। एस्किमो एक विशेष घर में रहते हैं, उनके विशेष घर बर्फ के बने होते हैं, यानी अलमारी भी बर्फ की, किचन भी बर्फ का, हर चीज, उनका बिस्तर भी बर्फ का। तो उसको हम इग्लू कहते हैं। क्या? इग्लू। एस्किमो जिस घर में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इग्लू। याद आ गया तो बता दिया, कोई हर्ज नहीं है। इग्लू की एक विशेषता है, जो बर्फ से बना हुआ घर होता है ग्रीनलैंड का, उसकी विशेषता यह है कि जो बर्फ का घर बनाते हैं उसके अंदर टेम्परेचर अधिक हो जाता है, इसीलिए वो बर्फ का घर बनाते हैं। विज्ञान उसमें काम करता है, जैसे भी हम विज्ञान नहीं पढ़ा रहे हैं। जो एस्किमो का जो घर होता है इग्लू, उसके अंदर का तापमान बाहर से अधिक होता है, जिसके चलते इग्लू में वो रह सकते हैं। तो उत्तरी ध्रुव के पास होने के कारण ये बर्फीला एरिया है। ग्रीनलैंड उत्तरी महाद्वीप का ही हिस्सा है। जो महाद्वीप और द्वीप हैं एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। जैसे कि आपके खेत में अगर बारिश हो जाए और खेत डूब जाए, ठीक है, खेत में बारिश हो गई और आपका खेत पानी से डूब गया, लेकिन खेत में कुछ ऊंचे टीले होते हैं, जगह जगह मेड़ या ऊंचे टीले, वो बाहर झांकने लगते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। तो खेत के ही हिस्से होते हैं जो ऊपर उठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बीच में ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में ये जो सागर है, इसे हम डेविस की खाड़ी कहते हैं या लेब्राडोर सागर कहते हैं या डेविस की खाड़ी कहते हैं। ये डेविस की खाड़ी यहां पर इसलिए आ गई क्योंकि उत्तरी अमेरिका का ये जो निकला हुआ हिस्सा है, देख रहे हैं आप, ये इसके आगे पानी में डूब गया है। तो डूब गया है तो यहाँ समुद्र हो गया है, समुद्र हो गया तो उसका नाम रख दिया गया है बैफिन की खाड़ी, डेविस सागर या जो भी हो, या लेब्राडोर सागर। 3-4 सागर है यहाँ पे आसपास। फिर ये वाला हिस्सा यहाँ डूब गया है और यहाँ पर बाहर आ गया है पानी के, यहाँ पर बाहर आ गया है, यानी ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही हिस्सा है। लेकिन ग्रीनलैंड पे न तो कनाडा का कब्जा है न ही यूएसए का। ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार किसी और देश का है और वो है डेनमार्क। यूरोप के उत्तर में ब्रिटिश द्वीपपुंज है। मानचित्र में आप अपने लगातार देखते रहिए। यूरोप का जो उत्तर में, यूरोप की मुख्य भूमि के उत्तर में ब्रिटिश द्वीपपुंज है। ब्रिटिश द्वीपपुंज के पूर्व में एक और द्वीप है, इसे हम कहते हैं डेनमार्क। तो ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है। ग्रीनलैंड के पूर्व में एक और द्वीप है, इसे हम कहते हैं आइसलैंड। ग्रीनलैंड के पूर्व में आइसलैंड है। आइसलैंड की राजधानी, नाम बताइएगा आप आइसलैंड की राजधानी की। आइसलैंड एक आबादी वाला इलाका है। तो आइसलैंड इसके पूर्व में है, लेकिन ग्रीनलैंड पर अधिकार है, राजनीतिक अधिकार डेनमार्क है। एशिया इस लाइन के पूर्व में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर। इस लाइन के पूर्व में क्या है? सारा का सारा एशिया है और ये तो अफ्रीका है। एशिया पर है। एशिया का कौन सा देश, विश्व का कौन सा देश सर्वाधिक देशों से सीमा बनाता है? दुनिया का कौन सा देश सबसे ज्यादा देशों से सीमा बनाता है? जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि भारत पाकिस्तान से सीमा बनाता है, चीन से बनाता है, नेपाल से बनाता है, भूटान से बनाता है, बांग्लादेश से बनाता है, म्यांमार से बनाता है। भारत इतने देशों से सीमा बनाता है। तो दुनिया का कौन सा देश सर्वाधिक देशों से सीमा बनाता है? इसका जवाब 2 है, रूस और चीन। रूस भी 14 देशों से सीमा बनाता है और चीन भी 14 देशों से सीमा बनाता है। अर्थात रूस और चीन दुनिया के सर्वाधिक 14 देशों के साथ सीमाएं बनाते हैं। ये 14 देश कौन से हैं ये मैं नहीं बताऊंगा, आप अपना मानचित्र खोलिए
आप देखिए कि रूस से यहां से उसकी सीमा पर लगे हुए कौन कौन से देश चले आए हैं। रूस की सीमा पर यहां से लेकर आसपास कौन से देश है, 14 देश किसी भी तरह आपको ढूंढकर उत्तर में बताने हैं। इसी तरह चीन के चारों तरफ कौन से देश हैं जो कि चीन की सीमा से छूते हुए निकल गए हैं, यानी भारत तो है ही, उत्तर में रूस भी है। चाइना और रूस के बीच में एक देश है, यहाँ पर बीचों बीच चाइना और रूस से घिरा हुआ, इसे मंगोलिया कहते हैं। रूस, मंगोलिया, भारत, पाकिस्तान भी सटा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं चाइना पाकिस्तान में एक सड़क बना रहा है। चाइना पाकिस्तान से होते हुए एक सड़क बना रहा है जो कि अरब सागर के तट तक जा रहा है, यानी बंदरगाह तक जाता है पाकिस्तान के। उसे भारत, उसे चाइना पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहते हैं। वो यहाँ का सब्जेक्ट नहीं, हटाइए। मैं ये बताना चाहता था कि पाकिस्तान भी चीन से सटा हुआ है, भारत भी चीन से सटा हुआ है, मंगोलिया भी सटा हुआ है, रूस भी देखिए यहाँ पे सीमा सटा हुआ है, और यहाँ से ये सीमा जो रूस की चीन से सटी हुई है। तो चीन जिन 14 देशों के साथ सीमा बनाता है, सीमावर्ती है, उन देशों का नाम भी आप बताएंगे कमेंट में, ढूंढ के बताइए। तो रूस और चीन दुनिया के सर्वाधिक 14 देशों के साथ सीमाएं बनाने वाले देश हैं। आपको एक प्रश्न का उत्तर और देना है। ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप है और भूमध्य सागर के पूर्व में एशिया है और भूमध्य सागर के दक्षिण में अफ्रीका है। तो एशिया के कौन कौन से देश भूमध्य सागर के तट पर स्थित है? एशिया के कौन कौन से देश, ध्यान रखिएगा गिनते समय यूरोप के देश मत गिन लीजिएगा और अफ्रीका के देश भी नहीं। मानचित्र में देखेंगे तो मिस्र है, यहाँ पर ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच जो देश है उसे मिस्र कहते हैं। मिस्र अफ्रीका का हिस्सा है, मिस्र उसमें नहीं गिना जाएगा। मिस्र एशिया में इजराइल से सीमा बनाता है। मिस्र की जो ये वाली सीमा है, यानी ये जो खींचा हुआ नीले कलर से, ये मिस्र है। तो मिस्र तो अफ्रीका में है। मिस्र की ये सीमा इजराइल से बनी हुई है और यहाँ पर इजराइल है, यानी इजराइल तो भूमध्य सागर से सीमा बनाएगा ही। स्वाभाविक रूप से तुर्की भी आपने देखा भूमध्य सागर से सीमा बना रहा है। ये जो बॉर्डर लाइन ये तुर्की की है। तो कौन कौन से देश भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं? हम एक क्लू और देते हैं, साइप्रस भी भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले देशों में गिना जाएगा। भूमध्य सागर में है तो सीमा तो बना ही रहा है, यानी तुर्की, साइप्रस, इजराइल। यहाँ पर मिस्र के उत्तर में इजराइल। 2-3 देश और हैं, आप गिन के उत्तर कमेंट में बताइएगा कि एशिया के कितने देश भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा तो आप शिथिल हो जाएंगे। मैं चाहता हूं आप शिथिल ना रहें, टाइट रहें। तो भूमध्य सागर से सीमा बनाने वाले एशिया के देश उत्तर में बताइए। हाँ, ये सारा कुछ अपने नोट में भी लिखते रहिए, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ अपने नोट में ढूंढकर लिखना है इसे। अब इसके बाद भूमध्य सागर के उत्तर में एक सागर है। हमने बताया ना कि यूरोप की सीमा कैसे निर्धारित की गई है, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर। तो ये भूमध्य सागर के उत्तर में एक और सागर है छोटा सा, उसे हम कहते हैं काला सागर। काला सागर एक समुद्र ही है, भूमि से घिरा हुआ नहीं है। भूमि से घिरा होने के बावजूद एक पतली सी जल रेखा है यहाँ पे, ये उसके माध्यम से ये भूमध्य सागर से जुड़ी हुई है। काला सागर का जो पानी है वो भूमध्य सागर के पानी से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए काला सागर समुद्र है। क्यों? क्योंकि आप अटलांटिक महासागर से होते हुए, भूमध्य सागर से होते हुए काला सागर में जहाज से पहुंच सकते हैं। तो ये समुद्र है काला सागर। काला सागर के पूर्व में 2 और सागर हैं, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के पूर्व में छोटा सा अरल सागर, अरल सागर। तो काला सागर तो समुद्र है, लेकिन कैस्पियन सागर और अरल सागर चारों तरफ से भूमि से घिरे हुए हैं और भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ उसका समुद्र नहीं होता है। तो कैस्पियन सागर और अरल सागर, नाम में सागर लिखा होने के बावजूद सागर नहीं है, समुद्र नहीं है, बल्कि कैस्पियन सागर और अरल सागर झीलें हैं। तो कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा झील है। दुनिया की सबसे बड़ी झील क्या है? कैस्पियन सागर। एक इससे कंफ्यूज करने वाला दूसरा सवाल बन जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ये चर्चा बाद में आएगा। अमेरिका की है सुपीरियर झील, ये बात का हिस्सा है, आएगा वहां पे।
फिलहाल एशिया पढ़ रहे हैं तो हम बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, लेकिन कैस्पियन सागर का जो पानी है वो खारा है। कैस्पियन सागर का जो पानी है वो खारा है। तो सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के तट पर कौन कौन से देश बसे हैं? कैस्पियन सागर के तट पर या कौन कौन से देश कैस्पियन सागर को चारों तरफ से घेरे हुए हैं? इनका नाम आप ढूंढ कर अपनी कॉपी में भी लिखिएगा और उत्तर कमेंट में भी आप बताएंगे कि कितने देश कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं, ये कमेंट में बताइएगा। अरल सागर से 2 देश सीमा बनाते हैं। ये पूर्व में अरल सागर छोटा सा, अरल सागर से 2 देश सीमा बनाते हैं। उत्तर में कजाकिस्तान, रूस के दक्षिण में ये कजाकिस्तान है और दक्षिण में उज्बेकिस्तान है। अरल सागर के उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान, 2 देश अरल सागर को घेरे हुए हैं दोनों तरफ से, ऐसे लॉक कर दिए हैं। उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान, 2 देशों से घिरा हुआ। ये सवाल कई बार पूछा है, 4 ऑप्शन दे देता है 2-2 देशों का, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्र है और जो देश है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत से स्थान है यहाँ पे, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। तो 2 देश हैं अरल सागर से सीमा बनाने वाले, ध्यान दीजिएगा, आप मानचित्र में देखते रहिए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अरल सागर के उत्तर में जो देश है, यहां से लेकर यहां तक, अरल सागर के उत्तर में जो देश है उसे हम कहते हैं कजाकिस्तान। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। इसका अर्थ आप समझते हैं? गलत बोल दिया, एशिया का। कजाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है, अर्थात इसके पास समुद्र तट नहीं है। ऐसे बहुत से देश हैं जिनके पास समुद्र नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है। ऐसे देशों क्या कहते हैं जिसके पास समुद्र तट ना हो, यानी चारों तरफ भूमि ही भूमि हो, उसे हम कहते हैं स्थल अवरुद्ध से मिलकर बना है स्थल रुद्ध। तो एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान। दूसरा सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश एम अर्थात मंगोलिया। एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान, दूसरा बड़ा स्थल रुद्ध देश मंगोलिया। मंगोलिया किन 2 देशों के बीच में है, घिरा हुआ है? रूस और चाइना के बीच में घिरा हुआ है। मंगोलिया के पूर्व में रूस और चीन की जो सीमा है, मंगोलिया के पूर्व में आप जाइए तो ये चीन और रूस की सीमा है मंगोलिया के पूर्व में, यहां से लेकर यहां तक। इस सीमा के साथ साथ एक नदी बहती है। अक्सर 2 देशों के बीच की सीमाएं नदियों से निर्धारित की जाती हैं, पहाड़ों से निर्धारित की जाती हैं। जैसे भारत चीन के बीच हिमालय पर्वत, रूस और चीन के बीच आमूर नदी, यहाँ पर यहां से लेकर यहां तक एक नदी बहती है, उसे हम कहते हैं आमूर नदी। आमूर नदी रूस और चीन के मध्य सीमा बनाती है। यहां से होकर फिर उत्तर की ओर मुड़ जाती है और यहां पर गिरती है। ये जो सागर है इसे हम क्या कहते हैं? ओखोस्टक। ओखोस्टक सागर। आमूर नदी रूस और चीन के मध्य सीमा बनाते हुए पूर्व में ओखोस्टक सागर में गिरती है। चीन के पूर्व में एक देश है, चीन के पूर्व में प्रशांत महासागर, ये पूरा हिस्सा जलराशि है। जलराशि क्या है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के पश्चिम में और चीन के पूर्व में पश्चिमी प्रशांत महासागर में देश है, इसे हम कहते हैं जापान। जापान में बहुत से देश हैं छोटे छोटे, लेकिन जापान प्रमुख रूप से 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। 4 इसके बड़े द्वीप हैं। जापान, ये चारों देश हैं होक्काइडो, होन्शु, शिकोकु, क्यूशु। ये क्या है? होक्काइडो। सबसे उत्तरी द्वीप होक्काइडो। होक्काइडो के दक्षिण में होन्शु। होन्शु के दक्षिण में शिकोकु। शिकोकु के दक्षिण में क्यूशु।
याद कर लीजिए, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ये जापान के 4 द्वीप हैं, बड़े द्वीप हैं। सबसे उत्तरी द्वीप होक्काइडो। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दिखाई दे रहा है, होन्शु, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। जापान की जो राजधानी टोक्यो है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु के दक्षिण में शिकोकू, नागासाकी, जहां पर परमाणु अटैक हुआ था, नागासाकी, सॉरी हिरोशिमा, हिरोशिमा पर पहले हुआ था। हिरोशिमा शिकोकू पर है और नागासाकी क्यूशू पर है। टोक्यो होन्शु पर है, फिर नागासाकी हिरोशिमा शिकोकू पर है और नागासाकी क्यूशू पर है। कभी कभी प्रश्न उठ जाते हैं, चर्चा कर लेना जरूरी है। ये हो गया जापान के विषय में जानकारी। 4 द्वीपों से बना है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, आपने अभी देखा। जापान के दक्षिण में चीन से थोड़ी दूरी पर हटकर यहाँ पर द्वीपों की एक श्रृंखला है। इसे क्या कहते हैं? येलो सी। चीन के पूर्व में जो सागर है उसे क्या कहते हैं? पीला सागर। और चीन के दक्षिण में जो सागर उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी चीन सागर। यहाँ पर इंडोनेशिया के उत्तर में दक्षिणी चीन सागर है। चीन के दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर, चीन के पूर्व में पीला सागर। पीला सागर के पूर्व में, अर्थात ये सारा प्रशांत महासागर के ही सागर है। एक महासागर में जो तट के पास छोटे छोटे हिस्से होते हैं उन्हें हम सागर कहते हैं। तो प्रशांत महासागर के पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपों की श्रृंखला है, आप जानते होंगे। इसे हम कहते हैं फिलिपाइन द्वीप समूह, अर्थात फिलिपाइन द्वीप समूह अर्थात फिलीपींस। फिलीपींस तो बहुत देशों से मिलकर बना है, लेकिन फिलीपींस में 3 द्वीप प्रमुख हैं। 3 द्वीप हैं। लुजोन, दूसरा है मिंडानाओ, तीसरा है समर। जापान के फिलीपींस के 3 प्रमुख द्वीप हैं, लुजोन, मिंडानाओ और समर। फिलीपींस की राजधानी मनीला किस पर है? लुजोन द्वीप पर है। राजधानी मनीला लुजोन द्वीप पर है। फिलीपींस के पूर्व में एक कैरोलाइन द्वीप है। फिलीपींस के पूर्व में एक कैरोलाइन द्वीप है। कैरोलाइन द्वीप के पास प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। गर्त को मानचित्र में त्रिकोण से दर्शाते हैं, ऐसे आप अपने मानचित्र में भी देख सकते हैं। फिलीपींस के पूर्व में कैरोलाइन द्वीप है। कैरोलाइन के पास प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई सागर सतह से 11 किलोमीटर है। इस गर्त का नाम आप जानते हैं? उत्तर में बताइएगा। मैंने कहा फिलीपींस के पूर्व में कैरोलाइन द्वीप के पास दुनिया का प्रशांत महासागर में दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई सागर सतह से लगभग 11 किलोमीटर है। आप इसका नाम बताइएगा, क्योंकि आप जानते हैं बखूबी। तो राजधानी मनीला लुजोन द्वीप पर है फिलीपींस की। ये हो गया मनीला के विषय में जानकारी। ये भूमध्य सागर, यहां पर थोड़ा सतर्कता से देखिएगा, मैं जो कहना चाहता हूं उसे समझिएगा। भूमध्य सागर यहां से लेकर जो अटलांटिक महासागर का पूर्वी छोर है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक महासागर का पूर्वी छोर, इसे क्या कहते हैं? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के पूर्व में मिस्र है। मिस्र के दक्षिण में या पूर्व में लाल सागर है। ये पतला सा, ये तो हिंद महासागर है। हिंद महासागर का ये वाला हिस्सा अरब सागर कहलाता है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। अरब सागर के तट पर भारत का कौन सा प्रमुख देश राजधानी है? भारत का शहर, व्यापारिक राजधानी मुंबई, अरब सागर के तट पर है। अरब सागर के पश्चिम में ये जो सकरी सी समुद्री रेखा दिखाई दे रही है ना आपको, सकरी सी,
अर्थात ऑस्ट्रेलिया के अफ्रीका के उत्तर में, इसे हम लाल सागर कहते हैं। तो लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में मिस्र आ जाता है। एशिया का पतला सा भाग, उसके नीचे अफ्रीका शुरू हो गया है। तो हमने क्या किया कि लाल सागर तट से लेकर भूमध्य सागर के तट तक एक नहर खोद दी। लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर के तट तक एक नहर खोद दी। कौन से देश में ये नहर बनाई गई है? मिस्र में बनाई गई है। नहर के माध्यम से लाल सागर और भूमध्य सागर का जल एक दूसरे से जुड़ गया, जिससे लाल सागर से होकर भूमध्य सागर तक व्यापारिक जहाजों का आना जाना आसान हो गया। अब क्या होता है कि यूरोपीय व्यापारिक जहाज हिंद महासागर के तट पर जो स्थित देश हैं या एशियाई देश हैं, यूरोपीय जहाज भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर से होते हुए एशियाई देशों तक व्यापार करते हैं। सुएज नहर का निर्माण 1859 में हुआ था, 1869। इसी वर्ष महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था 1869 में। तो सुएज नहर का निर्माण हुआ था। इसकी लंबाई है 162 किलोमीटर। प्रसंग आया तो बता दूं, 162 किलोमीटर। सुएज नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच जो जहाजरानी व्यापार होता है, समुद्री व्यापार, आसान हो गया है। सुएज नहर के जब नहीं था, यानी 1859 के पहले यूरोप और एशिया के मध्य जहाजरानी व्यापार इस रास्ते से होता था। यानी अटलांटिक महासागर के तट पर जो यूरोपीय देश हैं, उन्हें अपना जहाज भेजने के लिए अफ्रीका के दक्षिण से होकर जाना पड़ता था, तब वो एशियाई देशों तक पहुंच सकते थे। लेकिन सुएज नहर बन जाने से यूरोपीय और एशियाई देशों के मध्य जलीय व्यापार का रास्ता बहुत छोटा हो गया है। समय भी बचता है, ईंधन भी बचता है, पैसा भी बचता है। तो हमने बताया कि मध्यकाल में इस रास्ते से होकर व्यापार होता था। अफ्रीका का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है, छोर को कहते हैं अंतरीप। जो महाद्वीप का छोर होता है समुद्र की तरफ बढ़ा हुआ, उसे हम कहते हैं अंतरीप, केप, CAPE। जैसे भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, आप मानचित्र में देखेंगे, तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी छोर रामेश्वरम द्वीप के पास, वहां पे लिखा होगा केप कैमोरिन। केप कैमोरिन, कैमोरिन मतलब वही कन्याकुमारी, उसी नाम से लिया गया है। केप कैमोरिन कन्याकुमारी, कैमोरिन नाम से ही कुमारी पड़ गया है। तो कन्याकुमारी जो दक्षिणी छोर है, वास्तव में क्या है? केप कैमोरिन, अर्थात कन्याकुमारी अंतरीप। तो अफ्रीका का जो दक्षिणी छोर है समुद्र के पास, उसे हम कहते हैं उत्तमाशा अंतरीप। उत्तमाशा अंतरीप, इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, उत्तमाशा अंतरीप। तो प्राचीन काल में जो व्यापार था वो उत्तमाशा अंतरिक्ष से होकर होता था, अटलांटिक से हिंद महासागर तक। अटलांटिक से हिंद महासागर तक जहाजों को पहुंचने के लिए उत्तमाशा अंतरिक्ष का चक्कर लगाना पड़ता था। उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी? प्राचीन काल में इतना ज्ञान नहीं था, या मध्यकाल में लोग तट पकड़कर चलते रहते थे, जहाज से नाव ले लेते थे, तट पकड़कर चलते रहते थे और किसी नई दुनिया में पहुंच जाते थे। तो उन्हें नए महाद्वीपों या देशों का ज्ञान होता था। तो एक था 1487 में बार्थोलोमेउ डियाज, पुर्तगाली नाविक था बार्थोलोमेउ डियाज। बार्थोलोमेउ डियाज 1487 में अफ्रीका के तट के सहारे नाव लेकर चल पड़ा, 1487 में। तो उसने इस छोर की खोज की, अर्थात पता लगाया कि यहां से होकर इन क्षेत्रों में जाया जा सकता है। उससे पहले जमीन के थ्रू व्यापार होता था, कैसे? घोड़ों के द्वारा। लेकिन जब उसने इस छोर की खोज कर ली और पता लगाया कि इधर से होकर इधर पहुंचा जा सकता है, तो इस रास्ते से जल्दी व्यापार होने लगा। 1487 में उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज की थी बार्थोलोमेउ डियाज ने। लेकिन जब सुएज नहर बन गया 1859 में, 69 में, 1869, तो इस रास्ते से व्यापार करने की आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि यहाँ से व्यापार काफी लघु अवधि का, सुगम और सरल हो गया, और साथ ही कम खर्ची वाला।
तो इसीलिए सुएज नहर का बहुत ही महत्व है। यही कारण है कि सुएज नहर से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि सुएज नहर का महत्व बहुत ज्यादा है। इसने बहुत बड़े व्यापार के लिए बहुत ही आसान रास्ता दे दिया है सुएज नहर। तो निर्माण हुआ था 1869 में। 1956 में मिस्र की सरकार, मिस्र इस लाइन से लेकर इस कॉर्नर तक है, ये नीला घेरा जो है, मिस्र की सरकार ने 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण मतलब ये किसी निजी कंपनी के अधिकार में नहीं है सुएज नहर। किसके अधिकार में है? सरकार के अधिकार में, मिस्र के। क्यों? क्योंकि ये लाभ देने वाली चीज है सुएज नहर, इससे लाभ मिलता है। कैसे? एशिया और यूरोप के जहाज जब लाल सागर या भूमध्य सागर से होते हुए सुएज नहर से गुजरते हैं तो मिस्र की सरकार उन पर टैक्स लगाती है। वास्तव में सुएज नहर से प्राप्त होने वाली टैक्स ही मिस्र की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। तो मिस्र की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत सुएज नहर पर लगने वाला टैक्स। तो इसका 1956 में मिस्र की सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तीन ओर से जल से घिरा हुआ जो हिस्सा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारतीय प्रायद्वीप, भारत का जो दक्षिणी त्रिभुज नुमा हिस्सा है, गुजरात महाराष्ट्र से लेकर तमिलनाडु तक, ये तीनों हिस्सा तीन तरफ का, ये क्या कहलाता है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यानी इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो महासागर की तरफ बढ़ा हुआ वो हिस्सा जो तीन तरफ से जल राशि से घिरा हुआ है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसे हम कहते हैं भारतीय प्रायद्वीप। ये लाल सागर है, लाल सागर के उत्तर में एक प्रायद्वीप नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में क्या है? लाल सागर है। पूरब में क्या है? अरब सागर है। इसके उत्तर में क्या है? ओमान की खाड़ी है। इसे हम कहते हैं अरब सागर, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब। संयुक्त अरब अमीरात भी इसी पर स्थित है। यहाँ पर यह संयुक्त अरब अमीरात किस प्रायद्वीप पर है? अरब प्रायद्वीप पर है। ये वास्तव में पूरा रेगिस्तानी और मरुस्थलीय इलाका है जो अरब प्रायद्वीप का इलाका है। आप टीवी देखते होंगे कि दुबई भी एक रेगिस्तान में बसा हुआ शहर है। तो अरब प्रायद्वीप पूरा रेगिस्तानी इलाका है। इसका सबसे बड़ा देश सऊदी अरब है और सबसे धनी देश जाना माना संयुक्त अरब अमीरात है। तो अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में लाल सागर। अगर सवाल पूछा जाएगा कि अरब सागर के पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब प्रायद्वीप की लाल सागर। अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में कौन सा सागर है? ये वाला हिस्सा, ये, इसे हम कहते हैं अदन की खाड़ी। कौन सी? ये जो कोना वाला हिस्सा है ना, लाल सागर का सबसे पूर्वी छोर, इसे हम कहते हैं अदन की खाड़ी। अरब प्रायद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर है? ये जो अरब सागर है, अरब सागर का ये वाला हिस्सा देखिए, जल राशि यहां तक चली आई है। तो अरब प्रायद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर है? इसे हम कहते हैं ओमान की खाड़ी, अर्थात ओमान की खाड़ी, अरब सागर, अदन की खाड़ी, लाल सागर। ये छोटे छोटे सागर है। जानकारी दे दिया। सागरों का उल्लेख हम बाद में करेंगे, सागरों पर विस्तृत चर्चा होगी, सागर और महासागर अलग से पढ़ाए जाएंगे। हम तो बस परिचय करा रहे हैं आपका मानचित्र से। और ये हो गए दो प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप। एक रूस का प्रायद्वीप, ये देखिए उंगली की तरह से निकला हुआ हिस्सा, रूस का हिस्सा, इसे हम कहते हैं कमचटका प्रायद्वीप। ये है कमचटका प्रायद्वीप। किसका हिस्सा है? रूस का। कमचटका प्रायद्वीप आगे जाके जल में डूब गया है। कहां निकला है? जापान के रूप में। आप ध्यान दीजिए, कमचटका प्रायद्वीप का जो हिस्सा है यहां पे जल में डूब गया है, फिर बीच बीच में निकला है बाहर की तरफ। इसे क्या कहते हैं? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। महाद्वीप ऐसा ही है, कहीं डूब गए हैं, कहीं फिर निकल गए हैं। निकल गए तो हमने अलग द्वीप का नाम दे देते हैं। तो कमचटका प्रायद्वीप से छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला समझते हुए नजर आती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है।
कमचटका प्रायद्वीप के दक्षिण में छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है। कहाँ तक चली गई है? जापान के होक्काइडो तक चली गई है। कमचटका और होक्काइडो के बीच में द्वीपों की श्रृंखला है, उसे हम क्या कहते हैं? क्यूराइल द्वीप समूह। क्या? क्यूराइल द्वीप समूह। क्यूराइल द्वीप समूह किस देश के हिस्से हैं? रूस की। कमचटका प्रायद्वीप और क्यूराइल द्वीप समूह रूस के हिस्से हैं, न कि जापान के। कमचटका प्रायद्वीप क्यूराइल द्वीप समूह से घिरा हुआ ये जो सागर है पश्चिम में, इन दोनों के पश्चिम में क्या कहते हैं? थोड़ी देर पहले बताया, ओखोस्टक सागर। अक्सर आप मकाओ और हांगकांग के बारे में सुनते होंगे। मकाओ और हांगकांग चाइना के दो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हैं। दोनों चाइना में है, पूर्वी तट के पास चाइना के मकाओ और हांगकांग, ये चाइना के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, अर्थात मकाओ और हांगकांग चाइना से अलग नहीं है। ये रहा आज का मानचित्र का अध्ययन। एशिया को मैंने समझाने का प्रयास किया। ये तो वो था जो मैंने बोला। इसे आप क्रमशः अपनी कॉपी पर लिख देंगे, मानचित्र बनाकर, और साथ ही अपने मानचित्र में देखते हुए अपनी कॉपी में आप क्रमशः मेरी बोली गई बातों को लिख दीजिए। उसे आप लिख के एक बार दोहरा दीजिए। कोई भी आगे एग्जाम हो, आप नहीं भी दोहरा के जाएंगे। आप उन अभ्यर्थियों की तुलना में जो कि केवल किताब और नोट्स पढ़कर जाते हैं, उनसे आप बहुत ही बेहतर एशिया के प्रश्न हल करेंगे। ये एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप दूसरों से बहुत ज्यादा बढ़त हासिल कर लेते हैं। आप करके देखिएगा और इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपको भूगोल अध्ययन में। जब मैं अगले अध्याय पढ़ाऊंगा तो एशिया से संबंधित, चाहे मैं खनिज पढ़ाऊं, चाहे एशिया के पहाड़ पढ़ाऊं, चाहे नदियां पढ़ाऊं, चाहे झील और नहरें पढ़ाऊं, पठार पढ़ाऊं, मैदान पढ़ाऊं, एशिया की जो कृषि व्यवस्था है उसे पढ़ाऊं, या औद्योगिक विकास जो एशिया में हुआ है, औद्योगिक शहरों के बारे में बात करूं, तो जो भी मैं बात करूंगा आपको वो सब चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। ये रहा एशिया का आज का वीडियो। इसके बाद मानचित्र पर 5 वीडियो और होंगे। यूरोप पर, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका की बातें जो दक्षिण में है, दक्षिणी ध्रुव के पास, अंटार्कटिका महाद्वीप की बातें ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल कर ली जाएंगी। मेरी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो इन 5 या 6 जो मानचित्र के वीडियो हैं, जो मानचित्र के अध्याय हैं, कक्षाएं हैं, उन्हें भूलिएगा मत। उन्हें नियमित रूप से फॉलो करिएगा। ये 5 वीडियो जरूर देखिएगा और इसे देखने के बाद आप जो महसूस करेंगे वो आप खुद बताइएगा। बहुत बेटर महसूस करेंगे आप। तो ये रहा आज एशिया का मानचित्र, और इसके बाद मैं बाकी महाद्वीपों के मानचित्र के बारे में बात करूंगा। नमस्कार।